हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और एफकेट 2022 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, लाइक आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, उन सभी को हम कवर करेंगे। और यदि उसके अलावा भी आपका कोई और डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली एफकेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिकॉज मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट डेटा कवर कराता रहता हूँ। क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस वहाँ पर कवर कराता रहता हूँ। ओके, देखो आपके ये एफकेट 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम ये सभी पॉइंट्स कवर करेंगे। लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, जैसे कि एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, रिजल्ट कब आएगा, एसएसबी की जो डेट्स होंगी वो कब से होंगी, एसएसबी कब से स्टार्ट होंगे, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन सी ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं, और सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग सेपरेटली आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि आपके कॉलेज में ग्रेड्स एंड सीजीपीए सिस्टम है तो उसमें हमको कैसे करना है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ईयर गैप है जैसे कि 12th और ग्रेजुएशन के बीच में यदि आपका ईयर गैप है, या ग्रेजुएशन में 2 ईयर्स के बीच में ईयर गैप है, तो ऐसे सिनेरियो में हमको क्या करना चाहिए, वी विल बी एलिजिबल और नॉट, और कुछ अदर पॉइंट्स होंगे जिनको कि हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यदि हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो एफकेट 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 जून 2022 से स्टार्ट होंगे और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 30 जून 2022 होगी। 30 जून को शाम को 5 बजे यानी कि इवनिंग में 5 PM पर ये क्लोज हो जाएगा। ओके, ये मत सोचना कि रात को 12 बजे क्लोज होगा, नहीं, ये शाम को 5 बजे तक ही रहेगा और 30 जून को शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगा, राइट। यदि हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ये अगस्त 2022 के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम होगा, 3 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा वेरियस शिफ्ट्स में। और यदि रिजल्ट की बात करें तो जिस दिन आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा, आखिरी शिफ्ट होगी, उसके बाद विदिन 15 to 17 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में तुरंत आपको AFSB सेंटर्स चूज़ करने की डेट्स अवेलेबल हो जाएंगी इफ़ यू क्लियर एग्जामिनेशन। ओके, और उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद से आपके SSB इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, AFSB इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो देखो ये तो हैं सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इस नोटिफिकेशन, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। अब देखते हैं आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए वेरियस ब्रांचेस के लिए। एज लिमिट में सबसे पहले फ्लाइंग के लिए देखते हैं। देखो फ्लाइंग के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 24 ईयर्स। और यदि हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम होनी चाहिए 2 जुलाई 1999 टू मैक्सिमम होनी चाहिए 1 जुलाई 2003। ओके, ये बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं, ये दोनों ही डेट्स इंक्लूड होंगी। यदि आपका बर्थ 2 जुलाई 1999 को हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, और यदि आपका बर्थ 1 जुलाई 2003 को हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास में DGCA के द्वारा इश्यूड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप फिर 26 ईयर्स तक एलिजिबल होंगे। आप 26 ईयर्स की एज तक भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं है तो आपकी एज लिमिट अप टू 24 ईयर्स ही होगी। ओके, तो ये देखा हमने अभी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अब यदि हम देखें ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी में देखो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, राइट। तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 26 ईयर्स। तो आपकी जो ये रेंज है ये 20 to 26 ईयर्स होनी चाहिए। और यदि हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2003 होना चाहिए। ओके, आप 2 जुलाई 1997 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। ओके, 2 जुलाई एंड 1 जुलाई ये दोनों 1997 वाले केस में और
और 2003 वाले केस में दोनों में ही ये इंक्लूड होंगे, राइट। तो आई होप आपको एज लिमिट से रिलेटेड भी जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप अप टू 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और अदर जो भी ब्रांचेस हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जो भी आती हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी के लिए 26 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जिसमें मैंने ओनली 17 डेज़ की प्रिपरेशन में 248 स्कोर किया था आउट ऑफ 300, ओके, विदाउट कोचिंग, राइट। तो इसमें मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ओके। तो ये मैंने बताया था। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पिछले कई बार से मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप प्लीज़ अपना एक कोर्स लॉन्च करिए, ओके, वी वांट टू इनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, राइट। तो उनकी पॉपुलर डिमांड पर इस बार एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। अभी मैं उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ आपको, वो मैं अभी जल्दी ही बता दूंगा, उसको अनाउंस कर दूंगा। तो जिन जिन लोगों को वो कोर्स ज्वाइन करना है तो वो आप प्लीज़ अलर्ट रहें, ठीक है, क्योंकि वो कोर्स जिस दिन डेट ओपन होगी वो बहुत ही जल्दी सारी सीट्स फुल होंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की ऑलरेडी रिक्वेस्ट है और लिमिटेड सीट्स ही होंगी उसमें। तो जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी से मैंने तैयारी की थी, उसी स्ट्रेटजी से मैं उसमें तैयारी कराऊंगा, क्योंकि जब हम एक कोर्स में पढ़ाई करते हैं, एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हमारी सारी चीज़ें एक वेल डिसिप्लिन मैनर में चलती हैं, एक अच्छे स्ट्रक्चर में चलती हैं, तो तैयारी अच्छे से होती है, ओके। तो ये एक अपडेट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स सो यू कैन इनरोल योर सेल्फ, ओके। लेकिन अभी मैंने अनाउंस नहीं किया डेट क्या होगी, मैं जल्दी ही करूँगा, जून में ये कोर्स स्टार्ट होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो फ्लाइंग ब्रांच की यदि हम बात करें, सबसे पहले फ्लाइंग की बात करते हैं, तो आपके 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ होने जरूरी हैं, और दोनों में ही फिजिक्स और मैथ में सेपरेटली मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, ओके। इसको आप ध्यान में रखना। काफ़ी सारे बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है कि भाई ये 60% होना चाहिए या कितना होना चाहिए। तो फिजिक्स और मैथ, ओनली फिजिक्स और मैथ, टोटल नहीं, टोटल 12th की बात नहीं हो रही है, ओनली फिजिक्स और मैथ में सेपरेटली मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि ग्रेजुएशन की बात करें तो आपकी किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या 4 इयर्स की बीई और बीटेक होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन 12th में 60% हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिक्स और मैथ में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, ओके। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अब देखते हैं अदर ब्रांचेस के लिए। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी में देखो 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आता है, ये एरोनॉटिक्स वाले जो होते हैं ये आते हैं, जो इंजीनियरिंग वाली ब्रांच होती है जिसके लिए ईकेटी का एग्जाम होता है। तो देखो इसके लिए भी आपके पास में 12th में फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है, और दोनों में सेपरेटली मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि ग्रेजुएशन की बात करें तो मिनिमम 4 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीई या बीटेक होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ओके। और आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, टेक्निकल ब्रांच के लिए ये क्राइटेरिया जरूरी है। तो देखो फ्लाइंग और टेक्निकल दोनों के लिए ये 12th वाला क्राइटेरिया जरूरी है, जिसमें कि आपके फिजिक्स और मैथ होने जरूरी हैं, और दोनों में ही सेपरेटली मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, राइट। अब ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल ब्रांचेस देखते हैं। नॉन टेक्निकल में देखो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखो इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके 10th और 12th पास होने चाहिए, ओके। इसमें देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है, या 50% या 60%, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यदि हम ग्रेजुएशन की बात करें तो आपकी किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में जरूर होने चाहिए। ग्रेजुएशन में हर ब्रांच के लिए मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और देखो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एजुकेशनल जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन,
राइट। ये यहाँ पर डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, डिप्लोमा होगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10 + 12 + ग्रेजुएशन, ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका एजुकेशन का। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है। ओके, तो देखो इसको मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, 10 + 2 + ग्रेजुएशन इस फॉर्मेट में। ओके, यदि इस फॉर्मेट में नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो लोग एफकेट के लिए एलिजिबल नहीं है। सीडीएस के लिए फिर उनको अप्लाई करना पड़ेगा, सीडीएस के थ्रू देन दे कैन ज्वाइन एयरफोर्स, राइट। तो ये तो है एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स के बारे में। अब देखते हैं अकाउंट्स के बारे में। नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में एक और जो ब्रांच है वो है अकाउंट्स। तो देखो अकाउंट्स के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो आपका 10th और 12th पास होना चाहिए। दूसरा आपकी ग्रेजुएशन, ये जो नीचे स्ट्रीम दी हुई है पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 4 में, इन स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन की हो इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम के साथ में। स्ट्रीम कौन कौन सी हैं? आपने या तो बीकॉम किया हो विद मिनिमम 3 इयर्स कोर्स, मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या आपने और क्या किया हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फाइनेंस में, ठीक है। इसको आप नोट करना। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फाइनेंस में, या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में भी आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फाइनेंस में। यानी कि इन सभी में आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होनी चाहिए। ओके, या आप सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए क्वालिफाइड हो, या आपने बीएससी की हुई हो फाइनेंस के साथ में, स्पेशलाइजेशन के साथ में, ठीक है। तो देखो फोकस किस चीज़ पर है कि आपकी फाइनेंस पर स्पेशलाइजेशन होनी जरूरी है, और 10th और 12th पास होने चाहिए। 10th और 12th में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई 50% या 60% वाला, लेकिन ग्रेजुएशन जो है इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस ब्रांचेस फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी में, और ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में हमने सभी के लिए देख लिया है। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि यदि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ग्रेड्स या सीजीपीए वाला सिस्टम है, यदि आपका देखो परसेंटेज में ही मार्क्स आते हैं तो वेल एंड गुड, कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि ग्रेड्स और सीजीपीए वाला सिस्टम है तो जो यूनिवर्सिटी का अपना जो एक फॉर्मूला है जो कि सर्टिफाइड बाय यूनिवर्सिटी है, जो उनका प्रोसीजर है जिससे कि वो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अनुसार आपके सीजीपीए से परसेंटेज निकाले जाएंगे, कैलकुलेट करे जाएंगे। और यदि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ये कोई प्रोसीजर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर इसको डायरेक्टली 10 पॉइंट्स स्केल पर लिया जाएगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में बदल दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके 8.2 सीजीपीए हैं और आपके कॉलेज में कोई भी इस तरीके का फॉर्मूला, ऐसा प्रोसीजर नहीं है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 82% मान लिया जाएगा। ओके, तो आपके 8.2 सीजीपीए जो होंगे वो 82% के इक्विवेलेंट होंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बच्चों का काफ़ी डाउट रहता है। अब देखते हैं यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखो यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, लेकिन कंडीशन ये है कि बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एसएसबी के टाइम पे आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और अप्लाई करने के टाइम पे भी आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर देना, फिल कर देना, क्योंकि एसएसबी के टाइम पर ही डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें आपकी सारी मार्कशीट्स वगैरह चेक की जाती हैं, रिटर्न के टाइम पर नहीं होता है। तो यदि आपका अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे बैकलॉग हैं और आपको लग रहा है कि एसएसबी के टाइम तक वो क्लियर कर देंगे हम, तो आप कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे जो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं कर सकते हो। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, मार्कशीट वगैरह चेक होंगी, वो एसएसबी के टाइम पर ही होंगी, और तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। आपका एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट होता है, फिर आपकी एसएसबी की डेट, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यदि आपको लग रहा है कि तब तक मेरी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। और जो आपकी डिग्री है, जो आपकी डिग्री है, आप फाइनल ईयर में हैं, आपकी डिग्री एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करने की जो डेट है उससे पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यदि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और आप फाइनल ईयर में हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसकी तैयारी कराऊंगा, एफकेट की तैयारी कराऊंगा। मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, रिकमेंडेशन का जो मेरा एसएसबी में एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, राइट। और ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके को तो मैं निमोनिक टेक्निक से कवर कराता हूँ, जिससे कि आसानी से याद हो जाता है, और मैथ को भी बड़े अच्छे से ही कवर करते हैं। और जीके और रीजनिंग वगैरह, जो भी इंग्लिश वगैरह के जितने भी आपका सलेबस है एग्जामिनेशन का, उसको हम अच्छे
अच्छे से कवर करेंगे, तो वो कोई भी क्लासेस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट। अब बात करते हैं कि यदि आपका ईयर गैप है, जैसे कि 12th और ग्रेजुएशन के बीच में आपका ईयर गैप है 1 साल या 2 साल का, तो भाई क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, बच्चों का ये डाउट होता है। तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि 12th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है। लेकिन यदि आपके ग्रेजुएशन में किन्हीं 2 ईयर्स के बीच में गैप है, जैसे कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में कोई गैप है, तो आपकी डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल वो 4 साल की बीटेक डिग्री है, तो वो 4 साल की ही होनी चाहिए, ये नहीं कि वो 5 साल की हो जाए, ठीक है। 5 साल की डिग्री नहीं होनी चाहिए वो। जैसे कि बीए है, आपकी बीए है या बीएससी है 3 साल की है और वो ईयर गैप होने की वजह से 4 साल की हो जा रही है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। यदि वो 3 साल की है डिग्री तो चलेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई, ओके। तो ईयर गैप से रिलेटेड भी कोई डाउट है आपका तो वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यदि आपके कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तो काफ़ी कम बच्चों के लिए रहते हैं। देखो, वो बच्चे जो CPSS में पहले फेल हो चुके हैं, CPSS मतलब जो पायलट के लिए, एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए जो एक बैटरी टेस्ट होता है, यदि उसमें कोई बच्चा पहले फेल हो चुका है, उसमें अपीयर कर चुका है, तो वो दोबारा पायलट के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ओके। और यदि कोई कैंडिडेट NDA, IMA, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई गया, इनमें से, इन ट्रेनिंग एकेडमी से किसी भी वजह से इनडिसिप्लिन बिहेवियर होने की वजह से या किसी भी वजह से उसको वहाँ से डिबार कर दिया गया है, तो वो FCAT का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, इवन वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो ये बात बहुत ही कम, रेयरेस्ट आउट ऑफ द रेयर केसेस में ही होगा, लेकिन ये मैंने फिर भी आपको बता दिया है, ओके। तो देखो, ये हैं आपके FCAT 2022 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है। जो भी हाइलाइट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने सभी अच्छे से कवर करे हैं। आपका इसके अलावा कोई और डाउट है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ओके। और आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इससे क्या है, पता चलता है कि भी हमको तैयारी और कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड कराना है, ओके। तो चलिए, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, मदर और फादर के नेम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी आगे। तो अच्छे से ध्यान से टाइम लेके भरना, चेक कर करके, बार बार चेक कर करके अपना फॉर्म भरना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। और तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। स्टे कनेक्टेड विद एजुकेशन सर्किट, हम सभी लोग एक साथ तैयारी करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल इन योर एग्जामिनेशन। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग and all the very best for your written examination and then for SSB interview, and that's all for today. Bye for now.